हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मैं सोनू सर स्वागत करता हूं आप लोग को अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के एक ऐसे पेपर के बारे में जो आगामी एग्जाम में ये पेपर से बहुत अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो और ये पेपर जो है हम लोग का बेसिकली साइंस से लिए हैं। इस साइंस में देखिए क्वेश्चन जो है क्या क्या दिया है, उस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन ये पेपर से जो है क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। जो ये 19 तारीख से एग्जाम चालू हो रहा है, उस 19 तारीख के एग्जाम में भी इस पेपर से बहुत अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बात को हमारा लिख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इससे साइंस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कहीं से अगर प्रकाश आ रहा है, अगर उस प्रकाश के सामने अगर हम कोई एक रुकावट डाल देते हैं, कोई एक पदार्थ डाल देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? अगर मान लेते हैं कहीं से प्रकाश आ रहा है, उसके सामने कोई पदार्थ को हम रख दिए, तो उसके आगे जो है छाया प्राप्त हो जाती है। उसके आगे क्या प्राप्त होती है? छाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? छाया। राइट आंसर छाया हो गया, यानी ऑप्शन नंबर एक का हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जिसको भी ये प्रश्न याद नहीं होगा वो लोग घबराइएगा नहीं, वो प्रश्न को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हमको याद नहीं तो वीडियो नहीं देखेंगे, आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। वीडियो देखिए, इस प्रश्न को क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या बोला उसको ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न बोला है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। यानी कहा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाला हो गया और उत्तल लेंस की क्षमता। तो उत्तल लेंस की क्षमता को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो उत्तल लेंस की क्षमता को सूचित किया जाता है कि जैसे कुछ भी, अब मान लीजिए 1/, क्या होता है? एफ होता है, 1/f हो गया। सूत्र हो जाता है लेंस की क्षमता बराबर, तो लेंस की क्षमता हो गया तो 1/1 मीटर हो गया। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में होती है? प्लस में होती है। ठीक है, प्लस में हो गया, प्लस लिख दिए। अब क्या हो गया कि इनको जब हल किया जाएगा तो क्या आएगा? +1 आएगा। ठीक है, अब +1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स, क्योंकि ये मीटर जो है नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका फाइनल जो मान आएगा हल करने पर वो क्या आया? +1 मीटर इनवर्स आया। ठीक है, और इसी +1 मीटर इनवर्स को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है +1 डाइऑप्टर। क्या बोलते हैं? +1 डाइऑप्टर बोला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं +1 डाइऑप्टर किस में दिया है, कौन से ऑप्शन में? तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। देखते हैं अगला ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 डाइऑप्टर। 1 डाइऑप्टर का मतलब हो गया वहीं +1 डाइऑप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का +1 डाइऑप्टर हो गया। यही हम लोग का राइट आंसर हो गया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला उसको ध्यान दीजिए कि चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यानी कौन सा इसमें से ऑप्शन में से वो कौन सा लेंस है जिसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अपसारी लेंस हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं अवतल लेंस को। किसको कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न के साथ। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या, ध्यान दीजिए। प्रश्न बोला क्वेश्चन नंबर 5 की प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। यानी कि अपने समझिए कि जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में क्या होता है। तो प्रकाश की चाल आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। कैसे? जैसे समझिए कि हवा में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे,
10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। वहीं जल में हो जाता है 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ऐसे ही कांच में हो जाता है 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो देखिए अलग अलग माध्यम आया, इस अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यानी कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भिन्न भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला उसको ध्यान दीजिए। अगला नंबर प्रश्न बोला है किससे यानी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का एसआई मात्रक हो जाता है मीटर और वस्तु की ऊंचाई के मात्रक हो जाता है मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कट गया, तो मान कितना आ गया, एक। तो एक जो होता है कोई भी जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिख जाता है तो इसका मतलब होता है कि वह मात्रक नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि आवर्धन का मात्रक जो होगा कोई नहीं होता है, इसमें से मिलीलीटर, सेंटीमीटर, मीटर और ये जो दिया है मात्रक ही, इनमें से जो ये कभी नहीं होगा। इसमें से केवल और केवल ये होगा मात्रकहीन होगा, यानी मात्रक विहीन है, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या बोला वो ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कौन सा इसमें से जो पदार्थ है, जैसे कांच दे दिया, हीरा दे दिया, बर्फ दे दिया, वायु दे दिया, इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ जो होता है हम लोग का हीरा होता है। कौन सा होता है, हीरा। और आप लोग के नॉलेज के लिए बता दें कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है वो क्या, ध्यान दीजिए। बोला है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है, यानी कहने का मतलब जो अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस बोले उसका मतलब हो गया उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है वो कह रहा है कि क्या उत्तल लेंस जो होता है हमेशा सदैव यानी कि सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, या कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या इनमें से कोई। तो याद रखिएगा कि इसका जो कभी भी अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस जो होता है हमेशा केवल जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, हमेशा आभासी प्रतिबिंब नहीं, बल्कि दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या बोला उसको ध्यान दीजिए। प्रश्न बोला है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, यानी कि जो आकाश का, ध्यान दीजिएगा कि आकाश का रंग जो होता है नीला होता है। कैसा होता है, आकाश का रंग नीला होता है। ये भी प्रश्न याद रखिए कि आकाश का रंग जो होता है नीला होता है, ठीक है। अब ये आकाश का रंग नीला होने का आखिर कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि आकाश का नीला रंग जो होता है वो अपवर्तन पर नहीं, परावर्तन पर नहीं, इनमें से कोई नहीं, बल्कि ऑप्शन जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना के आधार पर ये जो होता है आकाश का रंग जो होता है नीला होता है। कैसा होता है, नीला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला वो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बोला है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कैसे याद रखिएगा, उसके लिए हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक होता है बै जा नी हपी नाला, ठीक है। बैजानी हपी नाला क्या होता है, बैजानी हपी नाला। तो बैजानी हपी नाला का है तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा पीछे से ला से याद रखिए लाल, ना से याद रखिए, जैसे ना से याद रखिए, यहाँ पर ना से तो नहीं बल्कि होगा ना से नारंगी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए लाल वाला एक पदार्थ हो गया, क्योंकि प्रकाश जो होता है हम लोगों का वो 7 रंगों के मेल से बना होता है, ठीक है। तो एक हो गया हम लोग का बैगनी हो जाता है, जामुनी हो जाता है, नीला हो जाता है, हरा हो जाता है, और यहाँ से पीला हो गया, यहाँ से नारंगी हो गया, यहाँ से हो जाएगा लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि सातों रंग को याद करने का एक ट्रिक हो गया हम लोग का, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि इसमें से हम लोग का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा होता है उसको ध्यान से समझिए। प्राथमिक वर्ण में आते हैं कि लाल रंग जो होता है प्राथमिक वर्ण में आता है, नीला रंग जो होता है प्राथमिक वर्ण में आता है,
और ये प्राथमिक वर्ण में हरा रंग भी आता है। यानी कहने का मतलब जो इसमें से तीनों ऑप्शन जो दिया गया है, ये तीनों ऑप्शन ही क्या है हम लोग का प्राथमिक वर्ण है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न बोला है, वो ध्यान दीजिए क्या बोला, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं। बृहत संख्या का मतलब होता है अधिक संख्या में, तो अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, कॉर्निया में होती है, पुतली में होती है, रेटिना में होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिना। क्या होता है, रेटिना। रेटिना में क्या होता है, प्रकाश सुग्राही की संख्या अधिक होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला उसको ध्यान दीजिए। बोला है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करना, यानी किसी भी व्यक्ति को दूर की दृष्टि दोष हो जाती है। दूरदृष्टि दोष बोले तो उसका मतलब हो जाता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है मगर नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। यानी जब दूरदृष्टि दोष जब हो जाता है तो उसको कौन सा लेंस जब लगाया जाता है उसमें, तो जो हो जाता है कि उसको अच्छी तरह से दिखाई देने लग जाता है। तो याद रखिएगा दूर, यहीं से एक ट्रिक याद रखिएगा, दूर बोल रहे हैं, दूर से ऊ निकल रहा है, तो यहीं से एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिए कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला उसको ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न बोला है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कहने का मतलब हो गया कि अगर हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, तो कोई वस्तु को जब देखते हैं तो वो वस्तु हम लोग के आंखों से दूर हो जाने के बाद भी हम लोग के मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब जो होता है वो कितने समय तक बना रहता है। तो समय तक बना जो रहता है उसका प्रतिबिंब हम लोग का 1/16 सेकेंड तक बना होता है। कितना सेकेंड तक बना होता है, 1/16 सेकेंड। याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला उसको ध्यान दीजिए कि अगला प्रश्न यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट, वाट का बोले मतलब क्या होता है, वाट किसका मात्रक है आप लोग बताइए। तो वाट जो मात्रक है इसका मात्रक हो गया शक्ति का मात्रक हो, किसका मात्रक हो गया, शक्ति का। तो शक्ति को सूचित किया जाता है पी द्वारा, पावर। तो पी बराबर सूत्र होता है डब्ल्यू और बटे में होता है टी, डब्ल्यू बटे टी हो गया। तो डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। ठीक है, वर्क मतलब कार्य। तो कार्य का ऐसे मात्रक जूल हो गया और टाइम का मात्रक हो गया सेकंड हो गया। तो इसका जब हम ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो हो गया जूल प्रति सेकंड। क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। यानी कहने का मतलब 14 नंबर प्रश्न का देखिए यहीं पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला वो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बोला है इसमें कि क्या बोला, 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। यानी 1 किलोवाट घंटा जो होता है, एक के डब्ल्यू एच किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होता है हम लोग का 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर। ऐसे अगर पूछता है प्रश्न कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो जूल हो जाता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल हो जाता है। ठीक है, 3.6 गुणे 10⁶ जूल हो जाता है अगर जूल में बोलेगा तो। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर से इस प्रश्न को हम दोबारा से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है 16 नंबर, कि विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रा क्या होता है। अभी हमने आप लोग को बताया कि विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रा क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। तो विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रा कहाँ पर वाट दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का दिख रहा है वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया है वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, 1 kWh बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। अभी हमने लिखकर बताया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जूल में जो होता है वो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या बोला वो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बोला है
दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठा, अंगूठा का जो नियम दिए थे वो किसका हुआ था? मैक्सवेल का है। किसका है? मैक्सवेल का है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी देता है कि अंगूठा, खाली दाएं हाथ के नहीं बोलेगा, खाली बोलता अंगूठा का नियम किसने दिया था, तभी भी होगा मैक्सवेल ही होगा। क्या होगा? मैक्सवेल। याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी जो विद्युत फ्यूज होता है, जो हम घरों में लगाते हैं किसी भी युक्ति को बचाने के लिए, वो जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा कि विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? उष्मीय सिद्धांत पर। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो ध्यान दीजिए क्या है। बोला एक एम ए का मतलब हो गया 1 मिली एम्पियर। क्या हो गया? 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो है इन ऑप्शन में से किसके बराबर है? ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न बोला है, ध्यान दीजिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। यानी अगर हमको अधिक से अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना होगा तो उसको किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा कि हमको प्रतिरोध अधिक से अधिक अगर प्राप्त करना होता है तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्योंकि समझिए, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है आर एस। एस का मतलब होगा हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हो गया आर एस बराबर सूत्र हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे क्या होगा? प्रतिरोध के अनुसार ये बढ़ता जाएगा। और पार्श्व क्रम के लिए सूत्र होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये भी ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही बढ़ते हुए जाएगा। तो गौर कीजिएगा इस बात पर कि अब अपने से समझिए, 1 ओम का मान लीजिए 3 गो प्रतिरोध अगर है, तो 3 गो प्रतिरोध अगर उसको हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो 1 1 1 हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम क्या करें, एक एक ओम के 3 गो प्रतिरोध को अगर हम लोग जोड़ते हैं, एक एक अंक होगा 3 गो प्रतिरोध को अगर हम इसमें जोड़ना शुरू करेंगे तो केवल और केवल हम लोग का कितना प्राप्त होगा? एक के अंक का तो जोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन अगर हम अधिक से अधिक कोई प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाता है? कम हमको मान जो है प्राप्त होने लग जाता है। ठीक है, इस वजह से एक चीज को दिमाग में रखिएगा कि प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त करने के लिए उसको हमेशा जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में। अगर वह बोलेगा प्रतिरोध का मान कम प्राप्त करने के लिए किस में जोड़ेंगे, तो उसको लिए याद रखिए पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम का दूसरा नाम होता है समानांतर क्रम। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है उसको ध्यान दीजिए। क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 22 बोला इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यानी जो विद्युत हीटर होता है जिस पर हम लोग का खाना भी बनता है, ठीक है, उसका जो कुंडली होता है, कुंडली देखिएगा उसमें घुमावदार कुछ रचना होती है, कुछ घुमावदार रचना बनाई जाती है। वो घुमावदार रचना जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो याद रखिएगा, वो पदार्थ जो बनाया जाता है वो नाइक्रोम का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? नाइक्रोम का बनाया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक जो उत्तरदायी गैस होती है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला। इसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? क्या पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, या इनमें से सभी है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन जो है हम लोग का कोयला भी आ जाता है, प्राकृतिक गैस भी होता है, और यहाँ पर पेट्रोलियम भी हो जाता है। यानी कि सारा का सारा इसमें जो होता है हम लोग का जीवाश्म ईंधन है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला। अगला प्रश्न इसमें है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? क्या नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, या फिर
जो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जो दिए हैं ये दोनों हो जाएगा, या फिर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? यानी कि बोला है कि इसमें से अधिक कौन सी स्थिति में, यानी कि नाभिकीय विखंडन से या नाभिकीय संलयन से किस स्थिति में हमको अधिक से अधिक ऊर्जा मुक्ति होती है? तो अधिक से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है नाभिकीय संलयन से होती है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला क्या, वो ध्यान दीजिए। बोला है टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? यानी टिहरी जो बांध हुआ था, बांध का जो निर्माण किया गया था, उसका आखिर उद्देश्य क्या था, करने के पीछे कारण क्या रहा? तो उसके पीछे कारण रहा था कि भूमि की सिंचाई भी था, बिजली का उत्पादन भी था, जल आपूर्ति भी था, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, याद रख लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है वो देखिए। खिलौने में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी जो खिलौना होता है, वो खिलौना में आखिर कौन सा हम लेंस लगाते हैं? कौन सा लेंस लगाते हैं? क्या हम डेनियल से लगाते हैं, सौर से लगाते हैं, या हम सुखा से लगाते हैं? तो याद रखिए, ये जो खिलौना होता है, उस खिलौना में हम लोग क्या करते हैं, जो है सूखा सेल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सूखा सेल, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला क्या कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जब हम जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर हम जल से क्या करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जल से क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस पर कैथोड पर कौन सा मुक्त हो जाएगा? तो अपने से समझिए कि जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये दो भागों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन दो गो है तो दो गो लिख देंगे, और यहाँ पर एक है तो एक रह गया। तो याद रखिएगा कि जो धातु होता है वो क्या होगा? कैथोड पर मुक्त हो गया, और जो अधातु हो गया हम लोग का एनोड पर मुक्त हो जाता है। तो इन दोनों में से धातु कौन सा हो गया हम लोग का? तो हाइड्रोजन जो हो गया धातु हो गया, तो ये क्या होगा? कैथोड पर यानी प्लस पर मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा मुक्त हो गया हम लोग का? हाइड्रोजन, यानी कि कैथोड पर मुक्त होने वाला कौन सा पदार्थ हो गया? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। अगला नंबर प्रश्न है वो ध्यान दीजिए। क्या बोला कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि जो हमको ये अभिक्रिया दिया है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और प्राप्त हो गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें कि कौन सा इसमें से जो मान दिया गया इसमें कौन जो है सही है इसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उपचयित अपचयित दिया है। तो उपचयित अपचयित का मतलब हो गया कि उपचयन अभिक्रिया उसको कहा जाता है कि जिसमें अभी यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का या तो संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसको बोलते हैं उपचयन। और अपचयन का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का होना चाहिए, वियोग होना चाहिए, यानी कि निष्कासित होना चाहिए, और हाइड्रोजन का संयोग होना चाहिए, उसको बोलते हैं अपचयन बोलते हैं। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, देखिए यहाँ से निकल रहा है, और कार्बन के साथ जा करके मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, मिल रहा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ध्यान से देख लीजिए कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है और इस कार्बन से जाकर मिल रहा है करके यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो ध्यान रखें कि जिसके साथ जा करके मिल जाए ऑक्सीजन, जिसके साथ जाकर के ऑक्सीजन मिल जाए, उसका हो जाता है उपचयित होता है, वही वो जो होता है उपचयित होता है, उसी को बोलते हैं उपचयन की क्रिया हुआ। तो देखिए किस में जाकर के मिला? ऑक्सीजन में जाकर, ऑक्सीजन जो है किस में जाकर के मिल गया? कार्बन में जाकर मिला। तो इसी वजह से कार्बन का यहाँ पर क्या हो गया? उपचयन हो गया, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? यानी कहने का मतलब हम जिंक और HCl में क्या करते हैं? अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया कराएंगे तो हमको कौन सा गैस प्राप्त होगा? तो देखिए अभिक्रिया कराते तो क्या प्राप्त होगा? जिंक और क्लोरीन जो है आपस में मिल जाता है, अपना घर बसा लिया, जिंक क्लोराइड बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर H बच गया तो H लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए H2 के रूप में पाया जाता है, यहाँ पर संतुलित करके 2 कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा गैस बना रहे हैं हम लोग का? हाइड्रोजन गैस बना लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस देखिए ऑप्शन नंबर बी में हो गया, इसलिए बी नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है उसको ध्यान दीजिए कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है, यानी कि इसमें से जो कौन सी इसमें से गैस है जो क्या करते हैं चूना जल को भी क्या करता है दूधिया कर देता है। तो चूना जल को दूधिया करने वाला पदार्थ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? चूना जल को दूधिया बना देता है। ठीक है, दूधिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है, यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र को ही बोलते हैं भखरा चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाई। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाई हम लोग का होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाई। यही अगर हम बोल देते हैं कि बताइए कली चूना का सूत्र क्या होगा, तो कली चूना का सूत्र हो गया CaO हो गया। ठीक है, ये पूछ लेते हैं संगमरमर का सूत्र क्या हो गया, तो CaCO3 हो गया। इसी को बोलते हैं चूना पत्थर बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो ध्यान दीजिए। दंत मंजन प्रायः होता है, यानी कहने का मतलब जो दंत मंजन होता है जिससे हम लोग दांत क्या करते हैं सफाई करते हैं, उस दांत का जो दांत मंजन होता है, जो कोलगेट हो गया मंजन हो गया, वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्या वो अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या लवण युक्त होती है? तो याद रखिएगा कि दंत मंजन की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। इसी क्षारीय कारण हम लोग जब उसे साफ करते हैं तो दांत हम लोग का साफ हो जाता है, क्योंकि हम लोग के दांतों में कचरा के रूप में अम्ल जमा रहता है, और ये जो होता है कि क्षार जो क्या करता है उस अम्ल को खत्म कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग को तो ये पता होगा, बहुत आसानी है। तो प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बता दीजिए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल को ही बोला जाता है साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका पीएच मान क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या 4 है या 5 है या 8 है या 10.5 है? तो इसका याद रखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच जो मान होता है वो 10.5 होता है। क्या होता है? 10.5। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या, ध्यान दीजिए। बोला जस्ता का अयस्क है। ठीक है, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क कौन कौन हो गया? जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, ऐसा सब का होता है जस्ते के अयस्क होते हैं। तो हम बोले जिंक ब्लेड, तो अपने समझिए ना जिंक ब्लेड कहाँ पर दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है जिंक ब्लेड दिख रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो गया, जिंक ब्लेड। ठीक है, अगला देखिए धातु जो सिर्फ अम्ल में घुलता है, यानी अम्लराज में घुलता, अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया, अम्लों का राजा। ठीक है, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलेगा, यानी कि ऐसा कौन सा वो धातु है जो केवल और केवल अम्लराज ही घुला सकता है और बाकी नॉर्मल अम्ल जो उसको घुला नहीं सकता है? तो याद रखिएगा वो केवल और केवल वही तत्व है, वो है सोना। क्या है? सोना। ठीक है, AU, AU ही ऐसा तत्व है जिसको केवल और केवल अम्लराज ही घुला सकता है और बाकी कोई नॉर्मल अम्ल नहीं घुलाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्या, ध्यान दीजिए। बोला निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, यानी कौन सा इसमें जो यौगिक दिया गया है इसमें से कौन सा यौगिक है जो आयनिक यौगिक नहीं है? तो आयनिक यौगिक नहीं है, ध्यान दीजिए कौन कौन। तो इसमें से ऑप्शन दो को ऐसा पदार्थ है जो आयनिक यौगिक नहीं है। वो कौन कौन सा? एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी आयनिक यौगिक नहीं है, एक जो है हम लोग का HCN दिख रहा है। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जो हम लोग का HCN दिख रहा है, ये दोनों ही ऐसा पदार्थ है जो क्या आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, आयनिक यौगिक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा बी भी होगा और डी भी होगा। ठीक है, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला उसको ध्यान दीजिए। प्रश्न बोला है हीलियम गैस है, यानी जो हीलियम होता है वो किस प्रकार का गैस होता है? तो याद रखिएगा कि हीलियम जो होता है वो एक अक्रिय गैस होता है। कौन सा गैस होता है? अक्रिय। अक्रिय को ही बोला जाता है निष्क्रिय, नोबुल, ये सब गैस के नाम से उसको जाना जाता है, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसमें अक्रिय गैस में 6 गो हो जाती हैं। हीलियम, जैसे लिख देते हैं यहाँ पर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये क्या हो जाता है हम लोग का? 6 गो ऐसा पदार्थ होता है जो क्या होता है? अक्रिय होता है, या कभी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या अगला प्रश्न क्या बोला कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? नहीं, सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ इसमें से कौन सा है? ठीक है, क्या लोहा है, सोना है, चांदी है या हीरा है? तो आप लोग जानते होंगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो होता है एक ही है, हीरा। ठीक है, हीरा हीरे है। ठीक है, याद रखिए कि हीरा हीरे है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो गया हीरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 41, क्या बोला कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? जो बेंजीन होता है जिसकी संरचना कुछ ऐसे होती है। ठीक है, बेंजीन की संरचना ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, बीच में ए वाला भाग होता है, तो बेंजीन की संरचना हो गया। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6, यानी C6H6, ये बेंजीन का सूत्र होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न बोला, ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध होता है? यानी अगर हम H2 लेते हैं तो H2 में जब हम अलग अलग करते हैं H और H, तो H और H के बीच में कौन सा आबंध रहेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो होता है सिंगल आबंध रहता है, यानी एकल आबंध, एक आबंध रहता है। क्यों एक आबंध रहता है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए कि इसका बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो केवल ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का ही साझेदारी कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें केवल और केवल एक आबंध रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो पहले समझिए कि चूना जल, अभी जस्ट ऊपर एक प्रश्न आया था चूना जल का सूत्र के लिए, तो चूना जल का सूत्र जो होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसी का हमको रासायनिक नाम खोजना है, तो इसका रासायनिक नाम जो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो तभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में आप लोग के कमेंट को देखूंगा तो जरूर अगले वीडियो में इस प्रश्न को फिर से सोल्व करूंगा। कौन से प्रश्न समझ में नहीं आया उस प्रश्न को नोट आउट करके कमेंट में लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से उस प्रश्न को हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या बोला, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये तो याद करने वाला है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र हो गया। और एक ग्लूकोज का भी यहीं पर याद रखिए, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी C6H12O6। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या कि बोला निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इनमें से कौन सा है? तो याद रखिए कि वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बनिक यौगिक में वो होता है इथीन होता है। कौन सा होता है? इथीन, जिसका सूत्र जो होता है C2H4 होता है। C2H4, जिसको हिंदी में हम नाम दिए हैं इथीन। क्या नाम दिए हैं? इथीन। ठीक है, इथीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्या, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया?
यानी कि जो मेंडलीव जी जो थे वो अपने आवर्त सारणी को वो कौन से क्रम में सजाए हुए थे। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को समझाए यानी कि सजाए हुए थे परमाणु द्रव्यमान पर सजाए थे। किस पर सजाए थे? परमाणु द्रव्यमान पर। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है समझिए। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें कि क्षार धातु ये नहीं है। तो क्षार धातु नहीं है यानी कहा ऑप्शन नंबर क्या, यानी कि ऑप्शन बोल रहे हैं, यानी कि मैग्नीशियम है, यहाँ पर सोडियम है, या फिर आगे फिर दिया है क्या रुबोडियम हो गया, लिथियम हो गया। यानी कौन सा वो पदार्थ है जो क्षार धातु नहीं है। तो ये बताइए कि क्षार धातु जो होता है वो किसको कहा जाता है? क्षार धातु। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि क्षार धातु जो होता है वो पहले आवर्त को क्षार धातु बोलते हैं। क्षार धातु पहले आवर्त को बोलते हैं और दूसरे आवर्त को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो पहले यानी कि पहले वर्ग में अगर देखेंगे तो पहला वर्ग में कहीं भी आप लोग को ये नजर नहीं आएगा मैग्नीशियम, ये जो होगा दूसरे में दिखेगा। ठीक है, दूसरे में दिखेगा, इसी वजह से इसका राइट आंसर जो होगा मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जिसको याद नहीं हुआ रहा है, अगर याद नहीं है वो लोग याद जरूर करते चलेंगे इसको। ठीक है, अगर तभी भी याद नहीं हो रहा देख करके कॉपी पर नोट आउट करेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, याद जरूर करेंगे इसको, इस बात को याद रखिए। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन समूह जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 17 में रखा गया है। ठीक है, जिसमें शुद्ध हो जाता है, उसमें हो जाता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन होता है। ठीक है, तो बोले बोले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो देखिए आया कि नहीं आया ब्रोमीन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन सा हो गया हम लोग का? ब्रोमीन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न चलिए। अगला नंबर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला? जिंक की परमाणु संख्या है, यानी जिंक यानी जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है? तो जस्ता की जो परमाणु संख्या होती है तो याद रखना है कि नॉर्मली सा होता है, ये 30 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? यानी कौन जो है विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो विद्युत ऋणात्मक कौन होते हैं? क्या अधातु होते हैं, धातु होते हैं, या मिश्र धातु? तो याद रखिए विद्युत ऋणात्मक धातुएं क्या करती है, पहले वो क्या करते हैं किसी अन्य धातु यानी कि अन्य पदार्थ को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और त्याग करके अपने आप को धनायन बनाता है। क्या बनाता है? धनायन। लेकिन अधातु क्या करता है, किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ले करके अपने आप को ऋणायन बनाता है। क्या बनाता है? ऋणायन। तो कौन ऋणायन बनाता है? अधातु। याद रखिए अधातु क्या करता है? ऋणायन बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक ना, अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? यानी कौन सा वो गांव था? ठीक है, तो गांव जो था खेजड़ी था। कौन सा गांव था? खेजड़ी। याद रख लीजिएगा खेजड़ी, जिसको हम खेजड़ी भी बोलते हैं, कहीं कहीं खेजड़ी भी दे देता है, खेजड़ी, खेजड़ी। ठीक है, कहीं कहीं खेजड़ी भी दे देता है, तो याद रखिएगा कहीं खेजड़ी दे दे या खेजड़ी दे दे। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, अगले नंबर प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या बोला कि निम्नलिखित में किस कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता यानी कि बिगड़ जाता है? यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण जो है पर्यावरण में संतुलन जो है बिगड़ रहा है? क्या हम वन को ज्यादा रोप दे रहे हैं, वन रोपण ज्यादा कर दे रहे हैं, इसके कारण हो रहा है? या अधिक हरे पौधे हम लगा दे रहे हैं, इसके वजह से हो जा रहा है? या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रहा है, या जैव विविधता के कारण हो रहा है? तो याद रखिए कि पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ेगा? जब अधिक से अधिक जब जनसंख्या बढ़ने लग जाएगी, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, फसल को उगाने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संतुलन जो होता है बिगड़ने लग जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है 53। क्या बोला वो ध्यान दीजिए। प्रश्न यहाँ पर बोला है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
यानी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या हम कर सकते हैं? तो वस्तु का पुनर्चालन कर सकते हैं, ये भी सही है कि वस्तु का हम पुनर्चालन कर सकते हैं। वस्तु का पुनर्उपयोग कर सकते हैं। वस्तु के उपयोग में हम कमी कर सकते हैं, यानी जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं अधिक से अधिक महंगी या फिर कोई भी वस्तु को, तो उसके उपयोग में हम कमी कर सकते हैं। तो क्या करें, प्रदूषण को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। यानी जिससे प्रदूषित, यानी कि कहने का मतलब जो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है, अगर उसको हम कमी करने लग जाते हैं तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रकृति को यानी पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसमें से जो तीनों तरीका दिया है, वो तीनों तरीकों के द्वारा हम क्या करेंगे, पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न बोला है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए कि सौर सेल में किसका उपयोग करेंगे, तो याद रखिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल में। ठीक ना, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस, यानी बायोगैस का उदाहरण कौन सा है? तो बायोगैस जो होता है हम लोग का मेथेन होता है। कौन सा होता है? मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? यानी मनुष्य के दांत के सबसे बाहरी परत, या जो मनुष्य के दांत हो गए उसके सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो मनुष्य के दांत की सबसे बाहरी परत जो कहलाती है वो कहलाती है इनामेल। क्या कहलाता है? इनामेल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इसमें है कि जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, यानी जठर ग्रंथि जो होता है किसमें पाया जाता है? क्या यकृत में पाया जाता है, आंख में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, या फिर अमाशय में पाया जाता है? तो याद रखिए कि जठर ग्रंथि जो होती है वो पाया जाता है अमाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न बोला है, ध्यान दीजिए क्या, कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? यानी इसमें से कौन सा एंजाइम है, ये सारा का सारा एंजाइम है, तो इसमें से कौन सा एंजाइम है जो क्या करते हैं, वसा के पाचन में सहायक होते हैं? तो वसा के पाचन में सहायक होने वाले जो एंजाइम का नाम होता है वो है लाइपेज। क्या है? लाइपेज। ऑप्शन नंबर ए हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पीत रस का रंग होता है, तो पीत रस का रंग कौन सा होता है? क्या पीले रंग का पीत होता है, हरे रंग का होता है, या सफेद रंग का होता है? याद रखिएगा इस चीज को, ये कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न है। ज्यादातर लोग इसको क्या करते हैं, टिक करते हैं पीले रंग पर, लेकिन ये पीला रंग का पीत नहीं होता है, बल्कि इसका मुख्य रंग जो होता है हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, अगर हरा ऑप्शन में नहीं दिया है तब हम क्या कर सकते हैं, पीले रंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हरा ऑप्शन दिया है तो हम जाएंगे हरे ऑप्शन पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है क्या, देखिए, पौधे में श्वसन होता है, यानी पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? क्या पेड़ों के तना के द्वारा होता है, तना के द्वारा, या फिर पत्तियों के द्वारा होता है, या फिर जो नीचे धंसा रहता है जड़, वो जड़ के द्वारा होता है? किसके द्वारा जो होता है श्वसन की क्रिया होती है? तो याद रखिए कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो होता है इनमें से सभी, यानी तना के द्वारा भी, पत्तियों के द्वारा भी, जड़ के द्वारा भी, सभी के द्वारा क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोला है, ध्यान दीजिए, 61 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? यानी कि जो हरा पौधा होता है वो रात में कौन सा गैस जो है छोड़ता है? तो हरा पौधा रात में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? एटीपी का पूरा नाम हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप याद रखिए कि 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होगा? 2 का 2 एटीपी का निर्माण होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोला है कि अगला प्रश्न है कि सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब, तो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, कहने का मतलब हो गया कि सामान्य डायस्टोलिक का मतलब हो गया न्यूनतम, यानी सबसे कम से कम कितना होना चाहिए रक्तदाब। तो सबसे कम में रक्तदाब कितना होता है 80 mmHg, ठीक है, सबसे कम होता है 80 mmHg, और यही क्या होगा इसका राइट आंसर भी होगा। लेकिन अगर अधिकतम अगर बोलता है तो वो हो जाता है 120 mmHg होगा, अधिक बोलेगा तो ये बोला था, सामान्य बोला था, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है, ध्यान दीजिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। यानी पौधे में जो होता है वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किस अंग में होती है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस अंग में होती है, क्या तना में होता है, फूल में होता है या पत्ती में होता है। तो याद रखिएगा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है पत्तियों में होता है। कहाँ पर होता है, पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अस्थि क्या है। अस्थि ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, हम लोग के हड्डियों में पाया जाता है। अस्थि कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। तो अस्थि क्या होता है, क्या पदार्थ है या उत्तक है या कोशिका है। तो याद रखिए कि अस्थि जो होता है क्या होता है, एक उत्तक होता है। क्या होता है, उत्तक। ठीक है, ऑप्शन में इसका राइट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसमें है कि पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। यानी जो पादप होता है, जो पेड़ पौधा होता है, उसमें जो खराब पदार्थ होता है वो खराब पदार्थ जो है कहाँ पर संचित रहता है। तो पादप में अपशिष्ट जो होते हैं संचित रहते हैं, क्या छाल में रहते हैं, पत्तियों में रहते हैं या कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहते हैं। तो याद रखिए कि छाल में भी क्या करते हैं, वो अपना अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ को संचित करके रखते हैं, पत्तियों में भी रखते हैं और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रखते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो गया राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया से याद करते चलिएगा हर एक प्रश्न को। बहुत इस वीडियो को बनाने में मेहनत लग रहा है, इस प्रश्न को याद कर लेते हैं तो हमारा मेहनत सफल होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 67 नंबर कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जो ब्रिक होता है, जो हम लोग का किडनी है जिसको वो गुर्दा बोलते हैं, इसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो ब्रिक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। याद रख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ये है, स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, नेफ्रॉन। अगला देखिए, क्या बोला कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। यानी जो पौधा होता है उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या है, क्या टैनिन है, गोंद है, रेजिन है या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि पौधे का उत्सर्जी पदार्थ में टैनिन भी आता है, गोंद भी आता है, रेजिन भी आता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला है कि स्मरण शक्ति, क्या बोला, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। यानी जो स्मरण शक्ति होता है, जो कोई चीज़ हम किसके द्वारा हम कोई चीज़ को ज़्यादा समय तक हम याद रख पाते हैं, कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा समय तक किसके द्वारा याद करते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति को अगर जिसका सेरिब्रम मजबूत होता है तो क्या करता है, किसी भी वस्तु को अधिक से अधिक समय तक क्या करता है, याद रख लेता है। तो कौन सा मजबूत रहता है, सेरिब्रम। इसलिए इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सेरिब्रम। याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का भी देखिए किसी न किसी का सेरिब्रम जो होगा कमजोर होगा, कि अभी हमने इसको बताए और फिर भूल जाएंगे। तो जो भूल गए तो वहाँ से समझ जाइए कि उसका सेरिब्रम जो है कमजोर है। अपने आप पर काम करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखिए, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जो जड़ होता है उसका अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। तो याद रखिए कि जड़ का अधोगामी वृद्धि जो होता है वो कहलाता है हम लोग का गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दीजिए। अगला कि 71 नंबर बोला कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। यानी कि एस्ट्रोजन जो होता है वो किससे स्रावित होता है, क्या वृषण से होता है, थायराइड से होता है या अंडाशय से होता है या लैंगरहंस की द्वीपिकाएं द्वारा होता है। तो याद रखिएगा
कि एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है वो स्त्रियों में पाया जाता है और ये स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला कि स्वपरागण निम्न में किन पौधे में होता है? यानी स्वपरागण की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार के पौधे में होती है? ठीक है, स्वपरागण का मतलब होता है कि जो स्वयं से क्या करते हैं, परागण की क्रिया कर लेते हैं और परागण क्रिया करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो कौन से पदार्थ में होते हैं, यानी कौन से प्रकार के पौधे में होता है? तो याद रखिएगा कि एक लिंगी में भी होता है, उभय लिंगी में भी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न बोला है, ध्यान दीजिएगा, कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? यानी गर्भाशय के किस भाग में जो होता है, देखिए भ्रूण का विकास गर्भाशय में हुआ, ये तो आप लोग जानते हैं। एक अलग प्रश्न है थोड़ा कि गर्भाशय का विकास जो है, यानी कि भ्रूण का विकास जो होता है गर्भाशय में होता है। अब गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? तो याद रखिएगा वो होता है एंड्रोमेट्रियम में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला नंबर देखिए क्या है। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? केवल पुरुष जननांग में। तो याद रखिएगा कि लेबिया माइने यानी कि लेबिया माइनोरा ये लड़की का भाग है, मादा का भाग हो गया। परिपक्व पुटक ये भी क्या हो गया, स्त्री का भाग हो गया। ठीक है, फैलोपियन नलिका ये भी स्त्री का भाग हो गया। जहां पर क्या होते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, हो गया फैलोपियन नलिका। और लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुष का अंग होता है, पुरुष का एक जननांग होता है ये। तो ये किसमें बोला, केवल और केवल पुरुष का जननांग कौन सा है? तो हो जाएगा शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? यानी किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? तो याद रखिए कि आनुवंशिकता का पिता कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, जो मटर के पौधे पर क्या किए थे, प्रयोग किए थे। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, क्या बोला कि मेंडल ने यानी मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? यानी मेंडल जो थे किस देश के ईसाइयों के मठ के पादरी थे? तो याद रखिए कि मेंडल जो है वो पादरी थे किस देश का? वो याद रखिए ऑस्ट्रिया का। याद रखिए ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि इनमें से कौन, अगला प्रश्न क्या बोला, इनमें से कौन वर्गीकरण का सबसे ऊपरी पायदान में पर अवस्थित है? यानी कि वर्गीकरण जो किया गया है उस वर्गीकरण के सबसे ऊपर में कौन सा स्थित है? तो सबसे ऊपर में स्थित जो होता है हम लोग का जगत होता है। क्या होता है? जगत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। ये सूक्ष्म उपभोक्ता, ये सूक्ष्म उपभोक्ता कौन कौन इसमें से है? क्या जीवाणु है, शैवाल है, कवक है या क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें से जो दिया गया जो जीवाणु हो गया और ये कवक हो गया वो क्या होता है, सूक्ष्म उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, यानी मांसाहारी जीवों को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि मांसाहारी जीव को कहते क्या है हम लोगों को? तो ऑप्शन में दिया गया है क्या, वो ध्यान दीजिए। क्या बोला, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होता है? तो याद रखिएगा मांसाहारी जीवों को बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आज के लिए लास्ट प्रश्न। मिलते हैं कल अब लाइव क्लास में आप लोगों के साथ। लाइव क्लास में यानी 10 नवंबर से लाइव क्लास चालू हो रहा है शाम 6 बजे। उसमें जुड़ना ना भूलिए क्योंकि उसके साथ आप लोग का तैयारी बहुत बेहतरीन रूप से हो जाएगा। तो भूलना यानी कि जुड़ना भूलिएगा नहीं, 6 बजे शाम 6 बजे समय से जुड़ जाइएगा।
और उसमें हर एक चीज़ का आप लोग का टेस्ट भी होगा, क्लास भी चलेगा, सब तरह का उसमें क्लास होगा। तो जुड़ना ना भूलें शाम 6 बजे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 80। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो याद रख लीजिएगा कितने यानी कि पोषी स्तर स्थानांतरित होता है, तो याद रख लीजिएगा 10%। 10%, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो बच्चों ये था प्रश्न, टोटल 80 प्रश्न था आज हम लिए हुए थे, और 80 प्रश्न में आप लोग का कितना स्कोर रहा, इस स्कोर को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। सभी लोग का कमेंट मैं देखूंगा कितने आप लोग का स्कोर रहा, कितना आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर एक बार बता दूं, कल यानी कि 10 नवंबर से लाइव क्लास चालू हो रहा है शाम 6 बजे। उस लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें टेस्ट के साथ साथ पढ़ाई, रिवीजन सब कुछ होगा, इसलिए जुड़ना ना भूलें। और अपने साथियों को भी बता दीजिए कि इस चैनल पर 10 क्लास का तैयारी किया जा रहा है, वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं और अपना तैयारी को बेहतरीन बना सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, सवाल समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कल लाइव क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।